नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया एक उल्लेखनीय सफलता। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयास को खारिज कर दिया। कहा कि इस तरह की कार्रवाई भारत की सैद्धांतिक स्थिति के सीधे विपरीत है। पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा हिरासत में लिए गए बीएसएफ जवान पूर्णमम कुमार शव भारत लौटे और विश्व के रक्षा विशेषज्ञों ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। इसे निर्णायक सैन्य जीत बताया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये इकाई भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत HCL और फॉक्सॉन संयुक्त रूप से स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा है कि संयंत्र को प्रति माह 20,000 वेफर्स के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा है कि इसकी डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति माह होगी। उन्होंने कहा है कि जेवर में नई सेमीकंडक्टर इकाई में 39 अरब रुपए का निवेश किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा है कि 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों का पहले से ही निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस छठी सेमीकंडक्टर इकाई के साथ भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने की अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि 2070 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप में विद्यार्थियों और उद्यमी नए उत्पादों के विकास के लिए विश्व स्तरीय नवीनतम डिजाइन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में सेमीकंडक्टर यूनिट, जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की प्रशंसा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को एक उल्लेखनीय सफलता बनाने में उनकी भूमिका की सराहना की। भारत ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में भीतर स्थानों के नाम देने के चीन के निरंतर निराधार और बेतुके प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोहराया है कि इस तरह की हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य है और भारत की सुसंगत और सैद्धांतिक स्थिति के सीधे विरोधाभास में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी रचनात्मक नाम बदलने से यह स्पष्ट और निर्विवाद वास्तविकता नहीं बदल सकती है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था और हमेशा रहेगा। सशस्त्र बलों के बलिदानों का सम्मान और देश की एकता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई द्वारा आज भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अडिग नेतृत्व के लिए ईटानगर के गंगा मार्केट से टेनिस कोर्ट तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और नागरिक शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कल अंजाव जिले में भारत चीन तिब्बत सीमा पर अंतिम चौकी किबिथू में अपनी बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में 5 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार और निप्को के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स निप्को अरुणाचल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं शियोमी जिले में तातो 1, हेयो, तातो 2, नाइंग और हिरोंग में लागू होंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर मंत्रालय कर्मचारियों का समान और तर्कसंगत वितरण लाने के लिए मंत्रिमंडल ने संशोधित शिक्षक स्थानांतरण और पोस्टिंग नीति 2025 को भी मंजूरी दी है। जिला स्तरीय प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए मंत्रिमंडल ने उपायुक्तों को विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी जिला अधिकारियों को निलंबित करने का अधिकार देने को भी मंजूरी दी है।
आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने स्वैच्छिक आधार पर 200 होमगार्ड पदों को भी मंजूरी दी। इन स्वयंसेवकों को पुलिस अभियानों का समर्थन करने और प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिलों में तैनात किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल का एक जवान पूर्णम कुमार सो आज सुबह भारत लौटे हैं। 23 अप्रैल को पंजाब में फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद पूर्णम कुमार सो को पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों ने उनकी वापसी की पुष्टि की है, हमारे जालंधर संवाददाता को दी है। गिरफ्तार किए जाने के दौरान वे सीमा बाढ़ के निकट काम कर रहे किसानों की रक्षा करने वाली टीम का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सफल रणनीतियों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने 2024 में टीबी रोगियों की शुरुआती पहचान और उपचार में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कल अपने आवास पर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने हाल ही में संपन्न 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की, जिसमें उच्च फोकस वाले जिले शामिल थे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में उनके व्यवसायों के आधार पर टीबी रोगियों के रुझान के विश्लेषण करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इससे उन समूहों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन्हें शुरुआती जांच और उपचार की आवश्यकता हो, विशेष रूप से निर्माण, खनन, कपड़ा मिलों और इसी तरह के क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों का। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में न्यायमूर्ति BR गवई को पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पिछले साल नवंबर में मणिपुर में जिरीबाम जिले में हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा एक महिला की नृशंस हत्या और घरों को जलाने और लूटने में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA ने एक बयान में बताया है कि आरोपी नांगथोम्बम मीराबा विष्णुपुर जिले का रहने वाला है, जो उग्रवादी समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा हुआ था और महिला को गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत ने ग्लोबल टाइम्स, शिन्हुआ न्यूज एजेंसी और TRT वर्ल्ड के एक्स अकाउंट को देश में प्रतिबंधित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत में कथित रूप से पाकिस्तान के लिए झूठा प्रचार करने को लेकर उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। पीपल्स डेली के तहत संचालित ग्लोबल टाइम्स में एक अंग्रेजी भाषा का अखबार है, जिसका स्वामित्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना की आधिकारिक न्यूज एजेंसी के रूप में कार्यरत है, जबकि TRT वर्ल्ड तुर्की का लोक सेवा प्रसारक है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा तथा असम और मेघालय में बहुत तेज वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग और तिरप एवं लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पापुमपारे, लेपारादा और ईस्ट सियांग के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित यह बदलाव धनतेरस पर आयुर्वेद दिवस मनाने की पिछली प्रथा से एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। वियतनाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजधानी हानोई में स्थित प्रमुख क्वान सू पगोडा में पवित्र बौद्ध अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत के सारनाथ में भेजे गए हैं और कल भारत और वियतनाम के भिक्षुओं द्वारा आयोजित औपचारिक अनुष्ठान और प्रार्थनाओं के बाद बौद्ध मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।